नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है तारीख 26 अप्रैल 2025 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ। और पहला जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्टिकुलरली ये हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें पोषण की शिक्षा, न्यूट्रिशंस एजुकेशंस के ऊपर फोकस करता है कि हमारे पाठ्यक्रम में आखिर हमें क्यों फूड न्यूट्रिशंस एजुकेशन को ऐड करने की ज़रूरत है और इससे कौन कौन से फ़ायदे होंगे। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। फूड लिटरेसी। फूड लिटरेसी का मतलब ये है हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए फ़ायदे करेगी, कौन से खाने की चीज़ कितनी मात्रा में हमको लेना है, कितनी शरीर को ज़रूरत है और कितनी कैलोरी हम ले रहे हैं। तो फूड लिटरेसी केवल लग्जरी भोजन नहीं है। लग्जरी भोजन नहीं है उसका मतलब कि फूड लिटरेसी हो गए हैं आप। जबकि फूड लिटरेसी फोकस करता है कि नॉर्मल जो आप बच्चों को खिला रहे हैं, नॉर्मल जो फीडिंग कर रहे हैं, उससे आपको शिफ्ट करना है। उससे आपको आगे बढ़ कर के ये सोचना है कि कैसे करके हम अच्छा खिला सकते हैं, कैसे करके अच्छा भोजन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर फूड लिटरेसी का फोकस यही रहता है, उसका मकसद यही रहता है। शुरुआत करी जाती है कुछ इंटरनेशनल कहना चाहिए तरीके से पहल की जा रही, इंटरनेशनल प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ N4G समिट 2025 की। लास्ट मंथ ही इसका आयोजन किया गया था जहां पर वर्ल्ड के लीडर गैदर्ड हुए थे पेरिस में। कौन से समिट में? न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट में ये लोग इकट्ठे हुए थे। अब यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, अगला जो प्रयास किया जा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो 10 साल है, 10 साल में हम कौन कौन से एक्शन लेने वाले हैं पोषण को हासिल करने के लिए, कुपोषण से मुक्त करने के लिए। तो ये वो समय भी आ गया है, किस समय? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, कि वो अनाउंस करें कुछ एक्सटेंशन, कुछ मेजर्स यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन के ऊपर। इसका जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम रहा था वो था 2016 से 2025 तक से लेकर के 2030 तक, मतलब 10 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन किया गया है, ये एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा है? ताकि हमें और भी ज़्यादा टाइम मिल सके कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए। हमें एक ग्लोबल मोमेंटम प्राप्त करना है ताकि हम एंड कर सकें ऑल फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन। कुपोषण के जितने भी स्वरूप हैं सबको हमें ख़त्म करना है 2030 तक। एंड अलाइन एफर्ट्स मोर क्लोजली विथ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन के जो टारगेट हैं वो भी 2030 तक रखे गए हैं। इसके अलावा जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका भी 2030 तक का टारगेट है। तो यहाँ भी चीज़ हासिल हो जाए और वहाँ पर भी चीज़ हासिल हो जाए, इस प्रकार से हम टारगेट बना करके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यदि ये चीज़ हो जाती है तो दिस कुड बी ए टर्निंग पॉइंट इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की स्थिति के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट अपने आप में होने वाला है। इसके लिए हमें एक्सीलरेट करना है अपनी प्रोग्रेस को, ताकि हम शिफ्ट कर सकें हमारे फोकस को। फूड एक्सेस तक ही हम सीमित ना रहें, क्योंकि सब लोग जो है दाल चावल आज के टाइम में खा ले रहे हैं, लेकिन उनकी थाली में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि लोगों को क्या खाना चाहिए, कैसे करके खाना है, एंड आखिर खाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन। स्पेशली हम ये चर्चा कर रहे हैं बच्चों के मामले में। बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की कि भाई न्यूट्रिशंस का मतलब आखिर क्या है। द साइंस ऑफ हाउ द फूड्स यू ईट अफेक्ट योर बॉडी।
न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन विज्ञान की वो शाखा है जो कि बताती है कि भोजन कैसे करके, आप जो भोजन खा रहे हैं वो कैसे करके हमारी बॉडी के ऊपर असर करता है। न्यूट्रिएंट्स को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब न्यूट्रिशन जो है एक हेल्थ कंसर्न अकेला नहीं है, इट इज़ intricately connected to education, equity and environmental sustainability। पोषण को हम जोड़ करके देख सकते हैं शिक्षा, समानता एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट हमारा कैसे करके सस्टेन रहेगा। अब हम बच्चों के मामले में बात कर रहे हैं, इसलिए जो बच्चों के लिए जो फर्स्ट 1000 दिन रहते हैं, तो बच्चों के जो पहले 1000 दिन का विंडो रहता है, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन के जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो राइटली फोकस करते हैं बच्चे के पहले 1000 दिन के ऊपर, फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जब से बच्चा पेट में आया है तब से लेकर के 2 साल तक का उसकी उम्र होते तक, ये एक क्रिटिकल विंडो माना जाता है। इसी से हम माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट 4000 डेज़ को भी इसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले जो 4000 दिन होते हैं ये भी काफ़ी मैटर करते हैं, जितना कि 1000 दिन मैटर कर रहे हैं। इसमें इंक्लूड्स रहता है पीरियड ऑफ एडोलसेंट। बच्चे जब एडोलसेंट्स अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, उस टाइम पीरियड की हम बात करें, इस समय में ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ में होती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल चेंजेस तेज़ी के साथ में आने लग जाते हैं। एंड ऑफरिंग ए सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम अर्ली चाइल्डहुड डेफिसिट। एंड हमको ये एक मौका मिल जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड डेफिसिट है, बॉडी में किसी प्रकार की कमजोरी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तो उसको हम खाना के माध्यम से, पोषण के माध्यम से ख़त्म कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग दिस फेज़। इस फेज़ में, इस टाइम पीरियड में अच्छा पोषण देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बच्चे ग्रोथ को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक फाउंडेशन भी हम तैयार कर देते हैं। इसलिए हमें शिफ्ट करना चाहिए हमारे फोकस को जस्ट फीडिंग चिल्ड्रन से टीचिंग देम हाउ टू ईट वेल। उनको ये टीच करना है कि कैसे करके आप अच्छा से अच्छा खाना खा सकते हैं। इसके बाद पेरिस समिट का आयोजन किया गया, उसके अलावा भी कुछ प्रयास किए गए हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। लर्न टू ईट वेल, बायोडाइवर्स डाइट्स एंड यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज, मेड दिस पॉइंट लाउड एंड क्लियर। ठीक है, इस मुद्दे को, इस पॉइंट को सब लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ सिग्नल देती है कि पूरी दुनिया जो है अपनी थिंकिंग को चेंज कर रही है, कि जो फूड है एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है, इसको हमें चालू कर देना चाहिए स्कूल के टाइम पीरियड से ही। आपको खाली कैलोरी को काउंट करने से काम नहीं चलने वाला है। एंड हेल्प चिल्ड्रन मेक चॉइसेस दैट आर गुड फॉर देमसेल्व्स एंड द प्लानेट। और यहाँ से बच्चे ये भी सीख पाएंगे कि उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छा है खाने के लिए, एंड साथ ही साथ पूरे प्लैनेट्स के लिए भी कौन सी चीज़ अच्छी हो सकती है खाने के लिए। अब आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों, ये फास्ट फूड वाला है, और फास्ट फूड के साथ ही साथ लोगों को एकदम जल्दी जल्दी चीज़ें अवेलेबल भी हो जा रही हैं। तुरंत मोबाइल से ऑर्डर कर दिया जाता है और चीज़ें घर बैठे पहुँच जाती हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो के माध्यम से आज के टाइम में हम देख रहे हैं। Today children are growing up in a world there where food is everywhere। आज के टाइम पीरियड में हर जगह खाना ही खाना दिखता है। कहीं भी चले जाएं, दुकान में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि घर बैठे खाना पहुँच जाता है। तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं, एक टच क्लिक के माध्यम से तुरंत डिलीवरी हो जाती है खाना की, डोर टू डोर। एंड हैवीली मार्केटेड, खाने की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पीरियड में। इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चों को हम बताएं कौन सी चीज़ उनकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती है और कौन सी उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है।
बच्चों में नॉलेज की कमी होती है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। जो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन रहते हैं उनमें लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्किल्स हैं, इसके चलते चलते वो हेल्दी चॉइस अपना नहीं पाते। देयर डाइट्स आर रेयर ऑफन सेव्ड बाई, ज़्यादातर उनका जो भोजन है, जो भोजन वो खा रहे हैं, वो कैसे करके वो सिलेक्ट कर ले रहे हैं कि मुझे ये ही खाना है, ये उनकी हैबिट बन गई है, या फिर दोस्त लोग को देख करके खा रहे हैं, या फिर टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड देखे हैं हीरो हीरोइन को, इसलिए वो उस चीज़ को अपनी डाइट में शामिल कर लिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, सीधे। इसके अलावा ईट टू फ्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल फूल नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, एंड कंज्यूम करते हैं बहुत ही ज़्यादा शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड को, तला हुआ भुना हुआ। कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कहीं चिप्स खा रहे हैं, तो कहीं दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, बर्गर है, बिस्कुट है, पिज्ज़ा है, ये सारी चीज़ें जो पैकेज्ड फास्ट फूड हैं, इसके ऊपर बच्चे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो है डाइटरी डाइवर्सिटी की। यदि आप वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं जिससे आपकी बॉडी में सभी प्रकार के पोषक तत्व पहुँच जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली एडॉप्ट किया है मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी को एज ए ग्लोबल इंडिकेटर अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जिसमें लिखा गया है हंगर को ख़त्म करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बोलता है, हंगर को हम कैसे करके ख़त्म करें। इसमें सिंपली बोला जाता है, डिड ए चाइल्ड ईट लिस्ट 5 of 10 फूड ग्रुप्स इन लास्ट 24 आवर्स। 24 घंटे में 10 ग्रुप्स में हमने खाने को डिवाइड कर दिया है कि ये चीज़ें हमारी बॉडी में शामिल होना चाहिए। तो कम से भी कम आपका जो बच्चा है 5 चीज़ों को तो खाए। गरीब लोगों की बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ तक कि जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तक इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको एजुकेट नहीं किया गया है। माँ बाप खुद एजुकेट नहीं है तो बच्चों को कैसे करके वो एजुकेट करेंगे। सैड वाली बात यह है, कई सारे प्लेसेस जैसे कि चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट, ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो डाइट्स है इसमें वैरायटी नहीं है, जिसके चलते चलते उनकी जो हेल्थ है वो प्रभावित होती है एंड डीपर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हमारे फूड सिस्टम में एंड एजुकेशन में। इसलिए ये ऐसा हो रहा है। मतलब बच्चे जो पुअर डाइट्स ले रही हैं उसको हम लिंक कर सकते हैं किसके साथ में, माल न्यूट्रिशन के साथ में, चाइल्डहुड ओबेसिटी, क्रॉनिक डिसीज सच एज डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ इशूज। मतलब यदि पोषक तत्व सही मात्रा में हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचते हैं तो इससे बच्चों में कुपोषण की समस्या, इसके अलावा बचपन में ही या तो बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा दुबले हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ क्रॉनिक डिसीज़ भी हो जाते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो जाना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। रिसर्च में ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 70% जो प्रिवेंटेबल एडल्ट डिसीज़ होते हैं वो चालू हो जाते हैं हैबिट्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड। बचपन में जो आपने आदत बना लिए हैं उसी से 70% जो प्रिवेंटेबल एडल्ट डिसीज़ है वो हमारी बॉडी को घेरना चालू कर देते हैं। स्पेशली ईटिंग की जो हैबिट है इससे बीमारियां घर करना चालू कर देती हैं। यही बात हाईलाइट करती है कि अर्जेंट नीड है, अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें स्टार्ट जल्दी से जल्दी करना है एंड स्कूल्स आर द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड हेल्दी हैबिट। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो स्कूल होती है। हालांकि फूड एंड जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है ये मिसिंग देखने को मिला है हमको मोस्ट क्लासरूम में, और इस आउटडेटेड, मतलब जो शिक्षा प्रोवाइड करी जा रही है वो आउटडेटेड है। आज के समय के हिसाब से हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब रियल लाइफ में जिसको अपनाया नहीं जा सकता है ऐसी शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं। प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, एज के हिसाब से लर्निंग रिसोर्सेज होना चाहिए। मेक इट इवन हार्डर टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू ईट वेल। बच्चे को समझाना भी पड़ेगा एक एक चीज़ की, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा। दिक्कत ये हो जाती है कि जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको खुद ट्रेनिंग नहीं है
एंड द टूल्स टू टीच इट वेल, ना तो उनके पास कोई टूल्स अवेलेबल है। जब तक कि स्ट्रक्चर गाइडेंस ना मिल पाए, स्कूल स्ट्रगल करते रहेंगे मीनिंगफुल फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये चीज़ वही हो जाती है ना कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर्ड एंड एज अप्रोप्रिएट करिकुलम की, जो कि फूड ग्रुप्स से कहीं ऊपर बात करेगा, इंक्लूड करेगा लाइफ स्टाइल हैबिट्स को एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी ये फैलाने का काम करेगा। इसकी हम शुरुआत करते हैं काफ़ी बचपन से ही एट द प्री स्कूल लेवल, एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होते जाता है, अनटिल एट लीस्ट द मिडल स्टेज। जब बच्चा मिडल स्टेज प्राप्त कर लेता है तब तक तो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, फूड, हेल्थ, आइडेंटिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बीच में वो रिलेशन को समझ पाएगा। पाठ्यक्रम जो बनाए जाने चाहिए स्कूल एजुकेशन में, उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, इंसान की बॉडी कैसे काम करती है, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, खाना से मिलेगा, और खाना भी किस प्रकार का खाना है। इसके अलावा यदि हम अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं अपने भोजन में, सारी चीज़ दाल, वसा, घी, दूध, ठीक है, ये सारी चीज़ें मीट हमारे डाइट में शामिल करते हैं तो कितना फ़ायदा करेगा, एंड कैसे करके जो फूड सिस्टम है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, दिस मस्ट बी प्रोमोटिंग बायोडाइवर्स डाइट। इसमें ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्स डाइट्स का ही इस्तेमाल करना है, ones that include a variety of local, seasonal and culturally familiar foods। आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी चीज़ उगाई जा रही हैं, शुरुआत आपको वहीं से करना है। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जा कर के हमें मार्केटिंग करना है, ख़रीदारी करना है, तब हमें बच्चों को देना है। इसमें वैरायटी ऑफ लोकल फूड आ जाता है, सीजनल फूड, जैसे कि अभी गर्मी के समय में तरबूज आ रहा है तो बच्चों को तरबूज दे सकते हैं, गन्ने का रस दे सकते हैं। इस प्रकार से सीजनल जो डाइवर्सिटी है वो हमारे खाने में होना चाहिए। इससे बेटर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, लोकल फार्मर को सपोर्ट मिल जाएगा, एंड जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको भी हम कम करेंगे, एंड प्रिजर्व करेंगे ट्रेडिशनल फूड नॉलेज को। ये हमारी स्कूल लाइफ का एक हिस्सा ही बन जाए तो सबसे अच्छा हो जाता है। इसको सीजन के हिसाब से या फिर ओकेजनल एक्टिविटी के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन मत प्रोवाइड करिए। यदि हम चिल्ड्रन को टीचिंग कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छा खाना कैसे करके आप खा सकते हैं, नॉट बी लिमिटेड टू वन ऑफ अवेयरनेस सीजन। ऐसा नहीं है कि खाली अवेयरनेस फैलाने के हिसाब से कुछ टाइम आपने जागरूकता फैला दिया, ओकेशनल काम कर दिया ओकेशनल एक्टिविटी के हिसाब से, और बाद में फिर चुपचाप बैठ गए। इसको हमें स्कूल लाइफ के साथ में ही अंतर्जाल करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है वीकली लेसन विथ एज अप्रोप्रिएट। सप्ताह में हमें एज के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे खासे वेल डिज़ाइन लर्निंग मटेरियल हों, सपोर्टेड बाय हेल्दियर स्कूल कैंटीन, किचन गार्डन, सिंपल कुकिंग सेशंस एंड स्टूडेंट लीड कैंपेन। इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में इस चीज़ को भी सीख सकें। दीज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है, जैसे कि नॉलेज बिल्ड कर पाएंगे बच्चे, इसको हैबिट में शामिल कर पाएंगे, एंड उनके आसपास में जो फूड, हेल्थ एंड वेलबींग है, इन सारी चीज़ों को भी वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो स्कूल्स जो है ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। स्टूडेंट ग्रोविंग वेजिटेबल, कुकिंग सिंपल मील, रीडिंग फूड लेबल एंड लर्निंग हाउ देयर फूड चॉइसेस अफेक्ट देयर हेल्थ एंड द प्लानेट। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल में ही सब्जियां उगाना चालू कर देते हैं, सिंपल खाना स्कूल में बनाना वो चालू कर देते हैं। इसके अलावा पैकेट में फूड लेबल लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखा है, कौन सी चीज़ हेल्दी है कौन सी चीज़ ख़राब है, इसको वो पढ़ना जानते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हेल्थ और जो प्लानेट है वो दोनों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इंडिया की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, इन्होंने क्रिएट कर दिया है इस प्रकार का इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम को। लेकिन हमें क्लियर स्ट्रक्चर, कंप्रहेंसिव करिकुलम, एटलीस्ट वन डेडिकेटेड वीकली सेशन तो होना चाहिए सभी के लिए एकेडमिक ईयर में। एप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज होना चाहिए एंड प्रॉपरली ट्रेंड टीचर की ज़रूरत है, तब जा कर के हम स्कूल में बेटर तरीके से एजुकेट कर पाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बेस्ड है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 से रिलेटेड। शॉर्टकट में इसको वेव्स बोला जाता है। ये एक ग्लोबल सम्मेलन है, बहुत सारे देशों के लीडर भी इसमें आने वाले हैं, जो कि ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, टीवी एक्टर, म्यूजिक, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट आदि से जुड़े लोगों को, क्रिएटर को, पॉलिसी मेकर्स को एक मंच प्रोवाइड करता है, सब लोगों को इकट्ठे लेकर के आता है। ये इवेंट भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप, नेटवर्किंग के अवसर और एक्सपो शामिल किए जाते हैं। 2025 का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे करके हो, ग्लोबल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, पॉलिसी डायलॉग, कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें, एआई कैसे करके हम इस्तेमाल करेंगे, वीआर का कैसे करके सहयोग लिया जा सकता है, मेटावर्स, ओटीटी और अन्य कई सारी नई टेक्निक पर चर्चा करी जाएगी। वेव्स 2025 की खास बात की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, आमतौर पर भारत के प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, जैसे कि मुंबई और दिल्ली में। डेट की बात करें तो अभी ऑफिशियल डेट की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2025 के अंत में होने की संभावना है। और इसमें कौन लोग भाग लेता है? फिल्म बनाने वाले लोग, ओटीटी प्लेटफार्म के लोग, एनिमेशन एक्सपर्ट, गेम डेवलपर्स, म्यूजिक इंडस्ट्री लीडर, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट, आर्टिस्ट और सरकारी प्रतिनिधि एक ही जगह पर इकट्ठे बैठ रहे हैं। तो ये लोग आखिर काम क्या करेंगे? ये लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, नॉलेज शेयरिंग का काम होता है, ताकि और भी ये बेटर तरीके से अपना काम कर सकें और ये जो इंडस्ट्री है और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं फिल्म, टीवी, गेमिंग, म्यूजिक, ओटीटी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले एक्सपर्ट, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्निकल स्पेशलिस्ट। बिजनेस लीडर भी आते हैं जो कि इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इसके बाद क्रिएटर की बात करें, इसके अंतर्गत यूट्यूबर, एनिमेटर, लेखक एंड संगीतकार। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी होते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट को बड़े प्लेटफार्म तक लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकर भी हैं, मतलब सरकारी अधिकारी जो मीडिया और इंटरटेनमेंट से जुड़े कानून बना रहे हैं, जैसे कि सेंसरशिप, फंडिंग, टैक्स पॉलिसी। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल संगठन भी रहते हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करते हैं सिनेमा को लेकर के, टीवी को लेकर के। अगर कोई युवा फिल्म मेकर वेव्स 2025 में जाएगा तो वो ओटीटी प्लेटफार्म के प्रतिनिधियों से मिलेगा और अपनी वेब सीरीज की डील कर सकता है या फिर सरकारी स्कीम जैसे फंडिंग के बारे में जान सकता है। इसलिए ये जो समिट है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 है, इसको ये जो है एक प्रकार से लॉन्च पैड माना जाएगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। अभी पूरी दुनिया जो है ग्लोबल ट्रेड टैरिफ को फेस कर रही है एंड जो स्टॉक मार्केट है अप डाउन होते जा रहा है, लेकिन इंडिया साइन कर रहा है एज ए रेजिलेंट इकोनॉमी के तौर पर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भारत के पास डेमोग्राफिक एडवांटेजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं। इन सब का यूज़ करते हुए भारत चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकता है और ख़ुद को एक वैश्विक क्रिएटिव पावर हाउस के रूप में शामिल कर सकता है, स्थापित कर सकता है, अपनी पहचान बना सकता है।
तो रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन के साथ ही भारत का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर दुनिया भर के क्रिएटर्स को जोड़ने का काम करता है। भारत में आप निर्माण करो और दुनिया के लिए निर्माण करो। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ये हमारा विजन रहता है। भारत अलग अलग सेक्टर जैसे कि फिल्म, संगीत, कला, टेक्निक में उभरते हुए मतलब बरगोइंग युवा रचनाकारों की एक बड़ी जनसंख्या का घर है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और लाखों की कमाई करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। विशेष रूप से नमित मल्होत्रा का DNEG जो एक विजुअल इफेक्ट और एनिमेशन स्टूडियो है, इसने ऑस्कर विजेता फिल्म ड्यून 2 में क्रांतिकारी VFX प्रस्तुत किया था। आप सोच लीजिए, ड्यून 2 जिसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, उसमें VFX की डिजाइन दिया है किसने? नमित मल्होत्रा का DNEG की तरफ से। ये भारत की 7वीं ऑस्कर जीत है जो कि वैश्विक मनोरंजन उद्योग, ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भारत के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बताता है। ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग से हम डिजिटल प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कंटेंट बनाने में भारत अग्रसर है। अब इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए वेव्स एक्सेलेटर्स, ठीक है, वेव्स एक्सेलेटर्स जिसको वेवैक्स बोला जाता है शॉर्टकट में, जो भारत सरकार के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव 2025 का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है युवा क्रिएटर को इंडस्ट्री के लीडर से कैसे करके आप जोड़ सकते हैं और स्टार्टअप ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। मई 2025 में निर्धारित किया गया है कि जो वेव का अगला कार्यक्रम है वो कहाँ पर रखा जाएगा, वो मुंबई में रखा जाएगा 2025 का। भारत के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को मेंटरशिप, फंडिंग और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। ये सेक्टर 2023 में 2422 अरब से बढ़कर के 2027 तक 3067 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें है गेमिंग, AI एंड मेटावर्स जैसे इनोवेटिव फील्ड शामिल होंगे। मान्यता प्राप्त करने में बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी WAVES उभरते हुए स्टार्टअप के लिए एक मंच है ताकि वे ग्लोबल इन्वेस्टर के सामने अपना काम दिखा सकें और हो सकता है लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे कि लैपविंग स्टूडियो और वाइगर मीडिया को भी शामिल करती है, जिससे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलता है। वेव्स एक डायनामिक और कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि इंटरनेशनल सक्सेस के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करता है। वेवैक्स कैपिटल, मेंटरशिप, ग्लोबल एक्सपोजर में आने वाली बाधाओं को संबोधित करता है। इससे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही साथ विकास के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम फॉर ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा ये मंच। महज 10,000 एंड एक विजन के साथ में बायोकॉन शुरू करने के अनुभव से मैं एक ऐसे प्रेरक प्लेटफार्म, कैटलिस्टिक प्लेटफार्म की बात को समझता हूँ, राइटर का ऐसा कहना। अब म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी और साइंस गैलरी बेंगलुरु जैसी पहलों के माध्यम से आर्ट्स का मैं समर्थक हूँ। मेरा मानना है कि किसी देश की कल्चर उसकी कला और विज्ञान दोनों में ही निहित होती है। कला और विज्ञान दोनों की जड़ क्रिएटिविटी में होती है। साइंटिस्ट लैब्स में जिस तरह प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से आर्टिस्ट कैनवास पर प्रयोग करते हैं। अब भारत जो अपनी डेमोग्राफिक एडवांटेजेस, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, रिच कल्चरल हेरिटेज, इन सब को सिनर्जी करके फल फूल रहा है, रचनात्मकता का एक समृद्ध केंद्र है, मतलब फ्लोरिशिंग हब ऑफ क्रिएटिविटी के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। तो ये जो फ्यूज़न है, ये जो एक रूपता है, भारत में केवल फिलोसफिकल नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकली रहेगा सब कुछ। इससे हमारी इंडस्ट्री आकार लेगी जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में इनोवेशन को आगे बढ़ावा देगा।
हमारे देश में स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशन है जो कि सेंचुरीज से चली आ रही है। इसके साथ ही साथ भारत विशिष्ट रूप से पोजिशन्ड है कि वो एक वैश्विक ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस के रूप में उभर सकता है। क्लासिकल डांस से लेकर के हमारे सिनेमा तक, कॉमिक्स से लेकर के इमर्जिव टेक्नोलॉजी तक, हम एक एक्साइटिंग एरा में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी का मिलन आधुनिक कटिंग एज इनोवेशन के साथ में हो रहा है। हम कहते हैं ना कि भारत में बनाओ और हम यहाँ से आपकी चीज़ को दुनिया में बेचेंगे। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड की दृष्टि है भारत सरकार की। अब एक कैटलिस्ट फॉर क्रिएटिव स्टार्टअप के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इस सेक्शन को भी देख लेते हैं। वेव्स टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग की ब्यूटीफुल कन्वर्जेंस का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेव क्या बोलता है? टेक्नोलॉजी प्लस स्टोरी टेलिंग दोनों का संगम यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। वेवैक्स इस संगम का फायदा उठाएगा, इसके लिए तैयार है। एंड एनिमेशन, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एंड मेटावर्स जैसे नवाचारी क्षेत्रों में स्टार्टअप को समर्थन प्रोवाइड करने वाला है। इतने सारे सेक्टर हैं जिसके ऊपर अच्छा खासा काम होने वाला है वेवैक्स के माध्यम से। पार्टिकुलरली मंच तो मिल जाएगा, इस मंच में वेवैक्स के माध्यम से फिर फायदा हम उठाने वाले हैं। आगे बोला जाता है वेव्स मार्केट में 4,500 से भी ज़्यादा सेलर बैठते हैं, 5,900 से भी ज़्यादा खरीदार बैठते हैं। मतलब ये लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं पहले। ये इनिशिएटिव वादा करती है कि वो भारतीय स्टार्टअप को ग्लोबल प्लेयर से जोड़ेगी। ये भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट को ग्लोबल लैंडस्केप में उभार करके सामने लेकर के जाएगा। यूरो कैनवासिस टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां AI से संचालित प्लेएबल विज्ञापनों, ठीक है, में अग्रणी भूमिका निभा रही है। वहीं अमेज स्टूडियो और ऑफलाइन ह्यूमन स्टूडियोज एनिमेशन और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से स्टोरी टेलिंग को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। पहले हम सुनाते थे, आज के समय में स्टोरी को एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने लग गया है। इनस्केप, XR और विजन इम्पैक्ट जैसी शैक्षणिक टेक्निक कंपनियां एडटेक वेंचर्स इमर्जिव मीडिया के जरिए सीखने के तरीके को बदल रही हैं, लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। कुल मिलाकर के ये सारे स्टार्टअप भारत के क्रिएटिव इकोसिस्टम की वास्ट पोटेंशियल एंड ग्लोबल रिलेवेंस को और भी ज़्यादा दुनिया के सामने लेकर के जाने का काम करते हैं। अब हम जो है ए विजन फॉर फ्यूचर सेक्शन को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। भारत को लंबे समय से उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रिच कल्चरल हेरिटेज और एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ क्रिएटिव के लिए सम्मानित किया जाता रहा। भारत जाना जाता है। यही जो क्रिएटिव एनर्जी है अब अपने सबसे उज्जवल और जीवंत रूप में मोस्ट वाइब्रेंट एंड एक्सप्रेशन हमारी यूथ में पाई जा रही है, जो कि आज के क्रिएटर्स ऑफ द टुडे हैं और कल के विजनरीज ऑफ टुमारो है। फिल्म, म्यूजिक, एनिमेशन, गेमिंग एंड डिजिटल मीडिया जैसे सेक्टर में भारतीय जो यंग इंडियन क्रिएटर्स हैं वो सीमाओं को लांघ रहे हैं, पुशिंग बाउंड्रीज एंड शैलियों की परिभाषा बदल रहे हैं। तो भारत सरकार की इस संभावना को पोषित करने की जो प्रतिबद्धता है क्लियर हो गई है कि वेव्स जैसे इनिशिएटिव के समर्थन में जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक डायनामिक एंड इनोवेटिव और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए डिजाइन करी गई है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो आज इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सिर्फ स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम स्टोरी टेलिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर को आने वाले टाइम पीरियड में बनाने वाला है। चाहे वो बायोटेक लैब हो, डिजिटल स्टूडियो हो या फिर क्रिएटिविटी, ये सब वही करेंसी ही है जो टुमारोज इंडस्ट्री और आइडेंटिटीज़ को आने वाले टाइम में आकार देने वाली है।
इसके अलावा यदि हम बात कर लें मेटावर्स का, यहाँ पर बार बार जिक्र किया जाता है। मेटावर्स एक वर्चुअल 3D यूनिवर्स होता है जहाँ लोग डिजिटल अवतार के रूप में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि वर्चुअल इवेंट्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये एंटरटेनमेंट का अगला वर्जन है जहाँ पर वास्तविकता और डिजिटल दुनिया एक हो जाती है। इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब VR हेडसेट या फिर AR ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस के जरिए 3D वर्ल्ड में घुसने का एहसास, जैसे कि सिनेमा में कभी कभी हम 3D चश्मा लगा करके देखते हैं। परसिस्टेंट वर्ल्ड, मेटावर्स कभी बंद नहीं होता, ये 24/7 चलते रहेगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट, लोग अपने वर्चुअल स्पेस, आइटम और एक्सपीरियंस खुद बना सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी, NFT और वर्चुअल एसेट्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटावर्स के एग्जाम्पल हैं फेसबुक, डिसेंट्रलैंड एंड रोब्लॉक्स फ्रंटी। मेटा की बात करें हॉरिजॉन वर्ल्ड एंड VR सोशल प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलैंड की बात करें तो ब्लॉकचेन आधारित मेटावर्स जहां यूजर्स ज़मीन खरीद पा रहे हैं। रोब्लॉक्स फोर्टनाइट गेमिंग मेटावर्स है जहां पर बहुत सारे कंसर्ट और इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो कल हमने देखा था जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें सरकार ने हमें ये बताया था कि जो जगह पर आतंकवादी हमला हुआ है उस जगह में लोगों को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था या फिर उन्होंने जो ट्रैवल एजेंसी या फिर जो लोग भी हैं वहाँ जाने की उनको परमिशन नहीं थी पुलिस से। लेकिन सरकार अपने बयानों में खुद स्थिर नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आज फिर से एक दूसरे किस्म का बयान सामने आया है। बैसारन मीडियो को खोलने के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा हमको कल पता चला था ऑल पार्टी मीटिंग में, जहां पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, एक वरिष्ठ जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारी, एक सीनियर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने द हिंदू को बताया है कि इस पर्यटन स्थल के लिए कभी भी पुलिस से अनुमति नहीं ली गई है। पुलिस ऑथराइजेशन हैज़ नेवर बीन सॉट फॉर द टूरिस्ट स्पॉट, जो कि पूरे साल खुला रहता है सिवाय बर्फबारी के महीनों को छोड़ करके। तो यहाँ पर किसी प्रकार की यदि हर जगह ही पुलिस की परमिशन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर जब से कहना चाहिए स्पेशल स्टेटस फंसा है तो हम नॉर्मल सी आगे ही बोलते हैं, तो उस कहने का मतलब ही क्या रह जाएगा। उस अधिकारी ने बोला था कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब तक इस अनुमति के मुद्दे पर औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से संपर्क नहीं कर पाई है। फॉर्मली कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। उन्होंने बोला है कि बैसारन घास के मैदान वर्षों से पर्यटकों के लिए खुला रहा है। पिकनिक स्पॉट के गेट पर लगे पोस्टर में लिखा है कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की पहलगाम विकास प्राधिकरण के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। एंड प्रवेश टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति है 35 रुपये। 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से घटाकर के एक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, जिसके बाद पहले चुनाव 2024 में हुए। कानून व्यवस्था, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के ऑफिस की है, होम मिनिस्ट्री की है, जबकि टूरिज्म जो है केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अधीन आ जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में सांसदों से बोला था कि 20 से 22 अप्रैल के बीच लगभग 1000 से कम पर्यटक बैसारन गए थे। उन्होंने बोला कि पहलगाम के होटल और रिसॉर्ट मालिकों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था और पर्यटकों को वहां भेजने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। तो ये चीज़ अब जो जिम्मेदारी है सरकार अपने पल्ले से झाड़ रही है और कहीं बोल रही है किसको, होटल वालों को, कहीं रिजॉर्ट वालों को बोल रही है। एक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी ने सांसदों को बताया था कि इस हमले को संभवतः पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े ढीले समूहों ने अंजाम दिया है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेटिंग है। इसके अलावा बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं। शाह ने बोला है कि सुरक्षा बलों ने सीमा के पास 7 सुरंगों का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने पाकिस्तान से घुसपैठ करने के लिए किया था।
अब तक 35 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को हमने मार दिया है। गृह मंत्रालय की प्रस्तुति में बताया गया है कि जून 2014 से 2024 के बीच 10 साल में 1643 आतंकवादी मारे गए हैं। 1925 घुसपैठ की कोशिश नाकाम करी गई है एंड 726 बार घुसपैठ सफल रही है। इसी अवधि में 576 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 1607 नागरिक मारे गए हैं। बैठक में सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने यह भी बताया था कि जिस इलाके में हमला हुआ था वहां सीआरपीएफ की कोई स्थायी तैनाती नहीं है। अधिकारी ने यह भी बताया था कि इस क्षेत्र में आमतौर पर अमरनाथ यात्रा के दौरान ही पर्यटक आते हैं, नहीं तो उतने ज़्यादा लोगों का आना जाना इधर नहीं होता है।